साथ इस समय हम मौजूद हैं एडवांस बायोफ्यूल में। जैसे आपने देखा कि हम बायोफ्यूल एक्सपो को कवर कर रहे हैं और इस समय हम एडवांस बायोफ्यूल पे जो कंपनी के डायरेक्टर हैं रफीक मनकत जी, उनके साथ खड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि एडवांस बायोफ्यूल किस तरीके से किसानों जो बायोफ्यूल इंडस्ट्री है उसमें काम कर रहा है। एडवांस बायोफ्यूल लास्ट 12 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है और पर्टिकुलर हम लोग फ्यूल सेक्टर में काम कर रहे हैं और रिलेटेड टू बायोफ्यूल। बायोफ्यूल जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड ही प्रोडक्ट है जहां पर कोई केमिस्ट्री या केमिकल नहीं है। तो पर्टिकुलर हमारे देश का जो मेन एजेंडा जो है, हम लोग एक खेती प्रधान देश कहलाता है हमारा, तो हमारे पास एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हो, जितने भी काम हो, वो शायद इस देश के अंदर कम पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ हमारा देश का फार्मर सेक्टर जो बहुत बड़ा है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं बायोफ्यूल सेक्टर के अंदर पर्टिकुलर ये रिलेटेड टू फार्मर ही है। फार्मर के लिए इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है बिकॉज ऑफ के आज की डेट में जिस तरीके से फार्मिंग हो रही है तो उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है। तो फार्मर अगर उस टेक्नोलॉजी और नए नए प्रोडक्ट्स जो है अपने फार्मिंग के अंदर अगर एक्सपेरिमेंट करता है या ऐड करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का फ्यूचर बन सकता है। बिकॉज ऑफ जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर 1 by 1 में प्रोडक्ट्स बताता हूँ। जैसे हम लोग बायोगैस बनाते हैं तो बायोगैस जो है सालों से भारत के अंदर चल रहा है। हालांकि वो छोटे पाइने में चल रहा था, गांव के अंदर हो रहा था और हर एक घर जो है एक बायोगैस प्लांट छोटा लगाकर अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करता था। आज उसके अंदर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आते हैं, वो कमर्शियली बेस पे हो रहा है और भारत सरकार जो है आप जितना भी बायोगैस बनाते हैं वो परचेस करता है। तो फार्मरों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अपने घरों के अंदर जो गाय भैंस वगैरह जो रखते हैं उसका जो डक जो है, काउ डक वगैरह जो है, वो जितना जमा होता है वो आप बायोगैस प्लांट वालों को सेल करिए, आपको अच्छी प्राइस मिल जाएगी। दूसरा, आपके एग्रीकल्चर के अंदर जो वेस्टेज निकलता है वो वेस्टेज क्या करता है फार्मर, लास्ट में वो जला देता है, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। तो उस केस के अंदर फार्मर जो है अपना वेस्टेज जो एग्रीकल्चर से निकला है वो एक पैलेट्स बनाने वाली कंपनी जो है आप उनको सप्लाई कर सकते हो, जो बायोगैस बनाने वाली कंपनी आप उसको सप्लाई कर सकते हो। दूसरा अपॉर्चुनिटी मैं ये कहूंगा कि जैसे एक गांव के अंदर कोई एक पर्सन एक अथॉरिटी लेकर अगर इस पूरे गांव का वेस्टेज जो है एग्रीकल्चर वेस्टेज वो कलेक्ट करे और किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कांटेक्ट करके उनको सप्लाई करे तो एक गांव के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जहां पर हर एक फार्मर जो अलग अलग इंडिविजुअल अपने फार्मर में वो चीजें जला देता है, वेस्ट कर देता है, तो उसे तो बेटर एक जगह पर इकट्ठा करता और एक बायोगैस कंपनी को या पैलेट्स बनाने वाली कंपनी को वो सप्लाई कर दे। बिकॉज ऑफ उनके लिए भी वो रॉ मटेरियल है, कहीं ना कहीं उनको भी रॉ मटेरियल की जरूरत है जो अपने पास वेस्टेज पड़ा जा रहा है। तो ये एक फार्मरों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जहां पर जो वेस्टेज लैंड ज्यादातर पड़ी है, बहुत सारे लोगों के पास वेस्टेज लैंड होती है, तो उन लोगों को एक ग्रास आता है नेपियर ग्रास जिसे कहते हैं। तो नेपियर ग्रास आज की डेट में बायोगैस बनाने के लिए सबसे मेन प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है। तो वो अगर आप प्रोडक्शन करते हो और उससे काफी अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। जहां पर आपकी जमीन जो है वो चाहे कितनी अच्छी हो या चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसके अंदर नेपियर ग्रास हो सकता है, लेकिन पानी की थोड़ी अवस्था जरूरी रहेगा, लेकिन वो फार्मिंग अच्छी हो सकती है। मेन पार्ट ये रहा। दूसरा, उसके अलावा भी काफी सारे प्रोडक्ट्स है। जैसे आप इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल के अंदर जो ग्रेन वेस्ट होता है जैसे चावल, गेहूं और काफी सारी प्रोडक्ट ऐसी है जो सड़ जाती है, तो वो सड़ा हुआ धन हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, आप उनको किसी इथेनॉल बनाने वाली कंपनी को जो है आप सप्लाई कर दीजिए, आपको अच्छा सा रेट मिल जाएगा, तो वो वेस्टेज नहीं रहा है। फार्मरों के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे बायोडीजल मार्केट में आज की डेट में बहुत चल रहा है क्योंकि देश के अंदर डीजल का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। तो हर एक इंडस्ट्री, हर एक व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल सबसे ज्यादा डीजल इंजन पे चलते हैं। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ये है कि जेट्रोफा जैसे प्रोडक्ट जो है, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन हमारे वहां पर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन लोग उसके बारे में जानते नहीं है। बिकॉज ऑफ जेट्रोफा का जो प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट ने 2000 के साल में या 1990 के साल में इसका एक इनिशिएटिव लिया था। लोगों को फार्मरों को एक बहुत अच्छी स्कीम दी थी कि आप इसका प्रोडक्शन करिए और जो प्रोडक्शन होगा वो आप बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सप्लाई करिए, ताकि आप जो दूसरे प्रोडक्ट जो कर रहे हैं उसके अलावा आपको अच्छा मार्जिन और अच्छा रेट इसके अंदर मिल पाएगा और आपकी फार्मिंग जो है वो प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो सकती है। तो देश के अंदर ये इनिशिएटिव हुआ था जो आज की डेट में कई फार्मर जो है वो भूल चुके हैं। तो उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप वैसी फार्मिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट आज की डेट में पाम प्रोडक्शन करने पे भी काफी अच्छा स्कीम दे रहा है, तो उस स्कीम का भी आपको बेनिफिट उठाना चाहिए।
जैतरोफा प्रोडक्शन करके उसका भी एक बेनिफिट एडवांटेज लेना चाहिए। और उसके अलावा कहीं गांव के अंदर छोटी छोटी मिलिंग रहती है जहां पर एडिबल ऑयल इंडस्ट्री चलती है, तो जो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है उनका एक बाय प्रोडक्ट वेस्टेज निकलता है, वो है एसिड ऑयल, और उसके अलावा काफी सारे नॉन एडिबल ऑयल निकलते हैं। तो वो एसिड ऑयल वगैरह जो है आप बायोडीजल बनाने वाली कंपनी को सप्लाई कर दो, आपको बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा। आपके गांव के अंदर इंडस्ट्री, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर कोई 1% इनिशिएटिव अगर लेगा तो उससे 10 लोग और सीखेंगे। और हम चाहते हैं कि हर एक गांव के अंदर ऐसा 1% इनिशिएटिव ले और किसी कंपनी को कांटेक्ट करे, हम जैसी कंपनी को कांटेक्ट करे, रॉ मटेरियल का सोर्सेज अगर वो कुछ अरेंज करे, तो बहुत सारी कंपनी है। बिकॉज ऑफ आज की डेट में इंडिया के अंदर बायोफ्यूल का प्रोडक्शन जिस तेजी से बढ़ रहा है, उस तेजी से लोगों को रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। तो रॉ मटेरियल सप्लायर कौन है? रॉ मटेरियल सप्लायर हमारा फार्मर है, लेकिन फार्मर को ये चीज पता ही नहीं है कि वो क्या कर सकता है। तो अगर आप देश के अंदर इकोनॉमिकल देखोगे तो इकोनॉमिकल बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, और इस देश की इकोनॉमी चेंज होने वाली है बिकॉज ऑफ कि हमारा आज की डेट में 80% इंपोर्ट जो है वो फॉसिल फ्यूल के अंदर है। तो फॉसिल फ्यूल की एनर्जी हम लोग जनरेट करने के लिए जो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, उसका रिप्लेसमेंट हम बायोफ्यूल से कर सकते हैं, ब्रिकेट से कर सकते हैं, सीएनजी से कर सकते हैं, बायोडीजल से कर सकते हैं, इथेनॉल से कर सकते हैं, और न्यू प्रोडक्ट जो इन फ्यूचर आने वाला है वो हाइड्रोजन से कर सकते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, हमारे घरों के अंदर है, लेकिन हम जानते नहीं है। तो दिस इज द वर्स्ट ड्रॉबैक हमारे फार्मरों का ये है कि वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। कुछ जानते हैं कोई करेगा तो मैं करूंगा, ऐसा वाला सीन हमेशा होता है। तो इसलिए मैं आपके फार्मरों को और आपके चैनल देखने वालों को मैं ये इनवाइट करूंगा कि वो लोग एक इनिशिएटिव ले और देश के अंदर जो रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है वो सप्लाई करने का एक चेन डेवलप करे, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो आज की डेट में एक प्रॉब्लम है हर एक इंडस्ट्री का। तो सप्लाई चेन के अंदर एक हिस्सा बनिए और लोगों को सपोर्ट करिए और खुद का भी भला करिए। बड़ी अच्छी बात आपने बताई है रफीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में चलते चलते एक छोटा सा सवाल, आप जो बायोफ्यूल का एक फ्यूचर है उसको आने वाले टाइम में कहाँ देखते हैं, किस सर बायोफ्यूल का फ्यूचर मैं ये कहूँगा कि हर एक कंट्री, हमारे एक 2015 के अंदर पेरिस के अंदर एक अग्रीमेंट हुआ था, पेरिस अग्रीमेंट जिसे कहते हैं, जहाँ पर नेट जीरो के ऊपर पूरी दुनिया ने एक कमिटमेंट दिया है कि हम बायोफ्यूल के ऊपर जाएंगे। नेट जीरो यानी पॉल्यूशन 0% करने की कमिटमेंट हर एक कंट्री ने दी है, जिसमें इंडिया का भी कुछ कमिटमेंट है। इंडिया का कमिटमेंट ये है कि वो सबसे ज्यादा ट्रीज लगाएंगे, उसके ज्यादा 30-40% जो है वो बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो हम 5 साल और 20 साल हो चुके हैं इस कमिटमेंट को, लेकिन हम लोग अचीवमेंट क्या कर पाए हैं? तो हमारी अचीवमेंट जो है बायोडीजल के अंदर 0.5% रही है, इथेनॉल के अंदर 20% रही है, सीबीसी के अंदर 5 to 6% रही है। तो हमारा अचीवमेंट जो है जहां पर हमें 40-50% तक पहुंचना है, तो उसमें बहुत बड़ा गैप है। और दुनिया के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है वो ट्राई कर रहा है कि 50% तक या 100% तक हम लोग एविएशन फ्यूल जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाए। 2050 तक का उनका टारगेट है कि हम लोग 100% एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएंगे, रिन्यूएबल डीजल बनाएंगे। तो ये सारे टारगेट जो है वो काफी अच्छी डेवलप्ड कंट्री जो है वो ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुकी है और ले रही है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी का गैप बहुत बड़ा है। आज की डेट में हमको रुपए 100 चाहिए, लेकिन हमारे पास 50 पैसा 1 रुपया है, तो गैप बहुत लंबा है। तो अगर हम ट्राई करें और एफर्ट्स लगाए तो देश के अंदर आने 15-20 साल, 25 साल, 50 साल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी बायोफ्यूल सेक्टर के अंदर, और लोगों के लिए बहुत बड़ा चांस होगा इस इंडस्ट्री के अंदर डेवलप होने का, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इन्वॉल्व करने का। क्योंकि एनर्जी के बगैर हम कुछ भी नहीं है। चाहे आप घर से कैसे भी निकलो, आपको एनर्जी चाहिए। आप चाहे 2 व्हील लेकर लो, 4 व्हील लो या कुछ भी, चाहे इलेक्ट्रिक यूज करोगे तो भी आपको एनर्जी कंजप्शन है। आप चाहे डीजल गाड़ी लोगे, पेट्रोल गाड़ी लोगे, कुछ भी एनर्जी कंजप्शन है ही है। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन एंड स्पेशली न्यू जनरेशन। और मैं यंगस्टर को कहूंगा कि आपको इनिशिएटिव इस फील्ड के अंदर आना चाहिए, जहां पर गैप बहुत बड़ा है। बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस करने के अंदर उतना ज्यादा मार्जिन, इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होती है। यहाँ पर अभी कोई कंपटीशन नहीं है। अगले 15-20 साल तक आप जो भी पैसा लगाओगे बहुत अच्छा कमाई कर पाओगे। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन यूथ। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से और डीपली, जिसको हम कहते हैं गहराई से सर ने जानकारी दी है बायोफ्यूल सेक्टर में किसानों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी और क्या जो विकल्प हैं वो उपलब्ध हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।